क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पिछले कई चुनावों में विपक्षों को बिल्कुल, विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा उपचुनाव में जो पोलिंग हो रही है, उपचुनाव में जो मुस्लिम समुदाय कह लो या माइनॉरिटी के लोग कहो या विपक्ष के जो वोटर हैं उनको घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, कई जगह मशीनों में भी टेम्परिंग हुई है, अभी महाराष्ट्र की कई जगह सैंपलिंग करी गई है, जो 29 लाख एक्स्ट्रा वोटर जोड़ा गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर गड़बड़ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। उस बात को तो देखो सब मान रहे हैं कि लोकसभा में जो वोट पड़े और आपका शीर्ष नेतृत्व तो नहीं मानता ना, शीर्ष नेतृत्व ने ही बैठक करी है सर। राहुल गांधी जी ने और सुप्रिया सुले जी ने और संजय राउत जी ने, इन तीनों लोगों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इसी को लेके आगे सर्वदलीय एक बैठक भी होगी और उस बैठक में एक फैसला लिया जाएगा कि इंडिया गठबंधन को हम कैसे मजबूत बनाएं। बीजेपी से क्या सीखना चाहिए? नहीं, हमें को सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी हमसे सीख रही है। हमें तो बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनको रोकने की जरूरत है। इस समय जिस तरीके से बीजेपी की मोनोपोली बढ़ रही है उसको ठीक करने की जरूरत है। मतलब इंडिया गठबंधन कुछ नहीं सीखना बीजेपी से? अरे बीजेपी से क्या सीखना, तो फिर बीजेपी की जो गलत नीतियां हमें तो उनका ठीक करना है। बीजेपी के पास चुनाव आयोग है, बीजेपी के पास सीबीआई है, बीजेपी के पास ईडी है, इसलिए बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग से है ना ये तो। अरे क्या बात कर रहे हो आप? ईमानदारी से आप चुनाव करवाइए, ईमानदारी से आप चुनाव करवाइए साहब। चुनाव आयोग हिमाचल में नहीं था, तेलंगाना में नहीं था, कर्नाटक में नहीं तो हिमाचल में लोकसभा में हमारी कहाँ सीटें आ पाई? लोकसभा में तो हम चारों की चारों सीटें हार गए। और विधानसभा में देखिए ऐसा होता है कि चुनाव आयोग और जो मशीनों में गड़बड़ी वो भी एक लिमिट में हो सकती। अब अगर जनता एक तरफा वोटिंग कर दे तो वहां पे चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी जो अदालत होती है वो होती है जनता की अदालत। लेकिन तो हमें जो है इस समय एकजुटता पे काम करना है। और जो एक मोमेंटम लोकसभा चुनाव में बना हुआ था उसके बाद वो मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है, उस मोमेंटम को फिर से बनाना है। राहुल गांधी ने वोटिंग से 2 दिन पहले कहा कि जो 90 के बाद में पिछड़ों की और दलितों की कांग्रेस ने जो अनदेखी करी है उसी का नतीजा कि आज कांग्रेस इस स्तर पर है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने दिल्ली में जो बैठक करी दलित समाज को लेके थी, दलित समाज की दिशा और दशा को लेके, उस बैठक में मेरा सौभाग्य, मैं भी मौजूद था। आप थे वहां पर? बिल्कुल मैं था। और जो राहुल जी ने बात कही है, आप एक बात देखिए, सही कहा उन्होंने। क्या कोई बड़ा नेता इस तरह की बात कह सकता है? क्या मोदी जी में साहस है वो इस तरह की बात कह सकते हैं? और बिल्कुल सही कहा है कि जाहिर सी बात है हमारी पार्टी में कुछ कमियां रहीं। 90 के दशक के बाद कुछ नेता ऐसे रहे जो शीर्ष पे आए और उन्होंने दलित और पिछड़ों की जो राजनीति थी, जो कांग्रेस का मूल वोट था, उस राजनीति पे ध्यान नहीं दिया और वो वोट हमसे छिटक गया। और वो वोट, कुछ वोट क्षेत्रीय पार्टियों के पास चला गया, कुछ वोट उनमें से हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के पास चला गया। अब अगर हम उसी वोट को वापस ले लें, हालांकि देखिए वो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें समय लगेगा। राजनीति में कोई भी काम या कोई भी एक तरफ से चमत्कार नहीं हो पाता। मंचों पर कहते हैं जाति जनगणना या दलितों की, पिछड़ों की अनदेखी नहीं है, क्या ये पार्टी में भी लागू करते हैं? लागू हो रही है। आप देखो राष्ट्रीय सचिवों की जो लिस्ट बनी थी, 75 राष्ट्रीय सचिव थे, उसमें दलित, ओबीसी और आदिवासियों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। अब राष्ट्रीय महासचिवों की भी लिस्ट बन रही है और आप इसमें देखना कि जितने भी नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे तो उसमें ये जो 85% वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगाया जाएगा। देखिए जब तक हम अपने पार्टी का जो अंदर का ढांचा है उस ढांचे को नहीं बदलेंगे, तब तक कहते हैं ना कि जब पहले तो अपने सेल्फ एनालिसिस और खुद का आकलन करने की जरूरत है। जब तक हम अंदर, जो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, वो हमारी पार्टी में भी है, तो पहले हमें निकाल क्यों नहीं रहे उनको? पहले हमें उनको ठीक करना पड़ेगा। जब उनको ठीक कर लेंगे हम, तभी हम फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी से पूरी तरीके से लड़ पाएंगे। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली में कोई हिंदुत्व की लहर नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती से अगली बार चुनाव लड़ी, जैसा कि मुझे उम्मीद है, तो कांग्रेस ही दिल्ली के लिए बेहतर विकल्प रहेगा, क्योंकि लोग अभी भी
कांग्रेस का जो 15 साल का विकास था उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या कि हम लोगों ने जो चुनाव की तैयारी थी उसमें थोड़ी सी देरी कर दी, क्योंकि ये हमारी फितरत बन गई है कहीं ना कहीं कि हम लोग थोड़ा सा लेट लपेट हो जाए। भारत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता साहब। 140 साल हो गए, 140 साल का कांग्रेस का इतिहास है। मिटाने वाले मिट गए। जो बीजेपी है, कई बार आपको मालूम होगा, पहले जनसंघ बनी, जनसंघ खत्म हो गया, फिर जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी खत्म हो गई, फिर बीजेपी बनी। ये लोग कांग्रेस को नहीं मिटा सकते, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन और एक विचारधारा से जन्मी हुई पार्टी है। और यहाँ लोग जो जुड़े हुए हैं वो स्वेच्छा से जुड़े हुए, किसी स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए हैं। पर कांग्रेस तो हर तरफ से टारगेट पे है ना। देखिए अभी महाकुंभ में बेटी भाई देखिए, मैं जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग धर्म कर्म कीजिए, राजनीति में ये धर्म का समावेश ना करें। देखिए, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म गुरुओं को अपना काम करना चाहिए और राजनेताओं को अपना काम करना चाहिए। लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने क्या किया है, राजनीति में धर्म का घालमेल कर दिया। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है उसको वो राजनीतिक अनुष्ठान बना देते हैं, और कोई भी राजनीतिक अनुष्ठान होता है उसको धार्मिक अनुष्ठान बना देते हैं। बीजेपी की कला है ना। देखिए कुंभ देखिए सदियों से हो रहा है, हर 6 साल पे, हर 12 साल पे कुंभ के अनुष्ठान होते हैं और बड़े तगड़े तरीके से होते हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है वो उसको करवाती है। आजम खान साहब ने पिछली बार कुंभ करवाया था, बढ़िया तरीके से करवाया, लेकिन उसका कभी भी राजनीतिकरण नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला वाला कुंभ करवाया था जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसका कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी इसका जो राजनीतिकरण कर रही है और धर्म गुरुओं को जो राजनीति में घुसेड़ रही है, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भुगत तो रही है, हर जगह राज्य सरकार है, सरकारें बना रही है। नहीं, देखिए ये कुछ क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए ही हैं ये चीजें। सर क्या ये चीजें कुछ दिनों, तो उनकी केंद्र में सरकार बन कुछ दिनों के लिए ही हैं। हम आपसे फिर कह रहे, देश का इतिहास बहुत बड़ा है और देश का आगे आने वाला भविष्य भी बहुत आगे है, वो बहुत उज्जवल है। लेकिन जो इस तरह का इन्होंने धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, इसका इन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कोई भी अमृतधारी नहीं है कि हमेशा बना रहेगा। जब ये लोग सत्ता से जाएंगे तो इसका जो खामियाजा है वो इनके जो आने वाले नेता हैं वो जाएंगे सत्ता से, कभी लगता है? बिल्कुल जाएंगे साहब। इस बार थोड़ी सी कसर रह गई थी 20 सीटों जैसी हरकत है, आपको लगता है? ना, विपक्ष की बहुत बढ़िया चल रहा है। ये तो मीडिया परसेप्शन बना रहा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप जान लीजिए, बस 20 सीटों की कसर रह गई थी। मोदी जी तो इस बार ही चले जाते, और वो जो 20 सीटों का समीकरण है और जो तालमेल है, वो कभी भी वो तालमेल डगमगा सकता है। हो सकता है किसी दिन मोदी जी सो के उठे और पता चले कि भाई मामला ही गड़बड़ हो गया। अभी भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल साहब। देखिए, राजनीति संभावनाओं पे चलती है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और कुछ इस तरह के घटनाक्रम धीरे धीरे बन रहे हैं। और बीजेपी का जो पाप का घड़ा है वो मुझे लग रहा है जल्दी फूटेगा। मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा। देखिए, देखो साहब, सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कोई भी मामला हो, छोटे से छोटा मामला हो, बड़े से बड़ा मामला हो, कहीं भी मुसलमानों पे अत्याचार होता है, कहीं भी सिख कम्युनिटी पे अत्याचार हो, ईसाइयों पे हो, दलितों पे हो, पिछड़ों पे हो, कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हमेशा आपको दिखेंगे संघर्ष करते हुए। जब संभल में घटना हुई थी तो राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे थे, योगी जी की पुलिस ने नहीं जाने दिया। क्यों नहीं रही है ये? क्योंकि ये करवाया जा रहा है। कुशीनगर हो, चाहे संभल हो, चाहे बहराइच हो, इस तरह की घटनाएं यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो जानबूझ के करवा रहे हैं। और हिमाचल में जो घटना हुई है उस नेता को भी बाद में तलब किया गया, और उसमें जो भी गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे उनको कानूनी तरीके से समझाया भी गया है। देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा है कि जहां भी गड़बड़ी होगी, जिस राज्य में होगी, हम कानूनी तरीके से उससे निपटेंगे। योगी जी की तरह नहीं कि कानून तो कह रहा है समय दीजिए, लेकिन योगी जी का जो बुलडोजर है वो समय से पहले पहुंच जाता है। महाकुंभ में क्यों नहीं गए डुबकी लगाने? क्यों नहीं गए? कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डुबकी लगाई। आज कल ही
उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव है अविनाश पांडे, उनने डुबकी लगाई। डेली तमाम नेता डुबकी लगा रहे हैं। राहुल जी भी चले जाएंगे, खड़गे जी भी चले जाएंगे। ये तो धार्मिक अनुष्ठान है, लंबा अनुष्ठान चल रहा है। देखिए ऐसा है, सारे नेता एक दिन पहुंच जाएंगे तो व्यवस्थाएं बंद। आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान जी? हमारे तमाम नेता डुबकी लगा के आ गए हैं, तमाम नेता आ गए हैं। क्या मान लीजिए कि राहुल जी का ही डुबकी लगाना जरूरी है? बाकी नेता तो डुबकी लगा रहे हैं और सब अपने श्रद्धानुसार एक एक करके जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। ये देखिए, धर्म में राजनीति का मैं पहले कह रहा हूँ समावेश नहीं होना चाहिए। महाकुंभ से कोई रोटी थोड़ा ही मिल जाएगी, रोजगार थोड़ा ही मिल जाएगा। देखिए जरूरी क्या है, महाकुंभ पहले भी होते रहे हैं। जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो दलित और ओबीसी भाई हैं इनके लिए रोजगार कुंभ का भी आयोजन किया जाए, इनके लिए शिक्षा महाकुंभ का भी आयोजन किया जाए। जो हमारा पिछले 10-12 साल से देखो दलित और पिछड़ा जो भाई है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो रोजगार में पिछड़ गया है। योगी जी ने पिछले लोग बागी बता रहे हैं यहाँ पे कि पिछले 8 साल से शिक्षा विभाग में नौकरियां नहीं निकाली। 2016 में पिछली वैकेंसी निकली थी और उनकी नियुक्तियां 2018 में हुई। क्या करोगे जब सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ देश बढ़ रहा है? झंडा तो साहब बीजेपी वाले ही बुलंद करवा रहे हैं। संसदें हो रही हैं देश में। धर्म संसदों से पेट नहीं भरते। आप एक बात जान लो, पेट भरेगा जब रोजगार मिलेगा, 2 वक्त की रोजी रोटी मिलेगी। अब आप देखो कर्नाटक में कितना बड़ा बिजनेस समिट हो रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, लेकिन मीडिया में कहीं जगह नहीं है। और योगी जी ने फर्जी 55,000 करोड़ का एक बिजनेस समिट कराया, उसके लिए मीडिया एक हफ्ते चिल्लाया। डूब रहा है कर्नाटक। सबसे ज्यादा कर्जा कौन से प्रदेश पे, ये भी देख लो। कर्ज तो हर राज्य पे होता है क्योंकि केंद्र सरकार से हर राज्य कर्जा लेता है। आप ये देखो जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ कर्जा सबसे ज़्यादा है। मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा कर्जा आपका मध्य प्रदेश पे है। 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है मध्य प्रदेश पे। कौन? ये तो हराए जाते हैं चुनाव में। जो धर्म का समावेश हो गया है और जो मशीनों में गड़बड़ी हो रही है और जो आप देख रहे हो मिल्कीपुर में कैसे चुनाव हराया गया सपा को। आप लोग सच्चाई को क्यों नहीं मान लेते हैं कि हमको बीजेपी के सामने विफल हो गया? ऐसा नहीं है साहब, विफल क्यों हो गए बीजेपी के सामने? अगर विफल हो जाते तो आधे राज्यों में ही तो बीजेपी की सरकार है, बाकी जगह तो इंडिया गठबंधन या क्षेत्रीय दलों की सरकार है। सिर्फ 15 राज्यों में ही तो बीजेपी की सरकार है और सत्ताएं तो आती जाती रहती हैं। बीजेपी अपना इतिहास जान के देख ले। जैसे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ये ला रही है, वो ला रही है, यहाँ आ रही, वहाँ आ रही है। भाई महाराष्ट्र हारे तो झारखंड तो हमने रिटेन करा, हरियाणा हारे तो जम्मू कश्मीर में तो हमारी सरकार आई। जम्मू कश्मीर में तो पहले बीजेपी की सरकार, कितनी भी सीटें आई हो, आप सीटों को छोड़ दीजिए, सरकार तो हमारी इंडिया गठबंधन की है वहाँ पे। तारीफ तुम्हारे मुख्यमंत्री मोदी की कर रहे हैं। वो तो देखिए राजनीतिक विचारधारा है। मोदी जी भी नेहरू जी की तारीफ करते थे कभी, मोदी जी भी इंदिरा जी की कभी तारीफ करते थे। मोदी जी भी, ये अपनी एक अलग विचारधारा है, किसी की तारीफ करना या किसी की तारीफ ना करना। लेकिन जो मुख्य बात ये है कि इस समय जो बीजेपी, भाई जो सरकार की जो कमियां हैं उन पे तो सवाल उठने चाहिए और विपक्ष को उन सवालों को मजबूती से उठाना चाहिए। सवाल, मुसलमान कैसे अपनी मस्जिदों को बचाए, क्या करे वो बताइए। देखो साहब, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो संविधान को मजबूती से पकड़ के रखेगा और जो राहुल गांधी जी ने 85% वाली जो एक लाइन बता रखी है, एकजुट रहोगे तो आप बचे रहोगे। और बीजेपी के चक्कर में आप रहोगे, हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो बीजेपी आपको नुकसान करेगी ही करेगी।